नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ उत्तराखंड सरकार ने आज अपना बजट पेश किया। राज्य का इस साल का बजट करीब 89,000 करोड़ का है और यह बजट पिछले साल के मुकाबले करीब 15% ज्यादा है। पिछली बार के मुकाबले ये 15% ज्यादा है। इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा पर फोकस किया गया है। स्वास्थ्य के लिए 15,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। साथ ही पहली से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को मुफ्त जूता और बैग दिए जाने का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा स्वरोजगार को लेकर भी बजट में प्रावधान किए गए हैं। स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। प्रश्न यह है कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पुरस्कृत करने हेतु सदन की अनुज्ञा। बजट सेशन के दूसरे दिन मंगलवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 89,230 करोड़ 7 लाख का सरप्लस बजट पेश किया। ये बजट पिछले साल के बजट से करीब 15% ज्यादा है, जिसमें 55,815 करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो 33,414 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बजट में सरकार का मुख्य फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं उद्यान और खेल एवं युवा कल्याण पर गया है। सरकार ने इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर में उन विभागों को कोई बजट नहीं दिया जो बीते वर्ष में धनराशि खर्च नहीं कर पाए थे। ई विधानसभा एप्लीकेशन कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 31 करोड़, सरकार ने जमरानी, सौंग और लखवाड़ में बांध परियोजना के लिए 1260 करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें जमरानी बांध परियोजना के लिए 710 करोड़, सौंग बांध परियोजना के लिए 300 करोड़ और लखवाड़ परियोजना के लिए 250 करोड़ का प्रावधान है। प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए सरकार ने 250 करोड़ की व्यवस्था की है। यूनिटी मॉल प्लाजा निर्माण के लिए 157 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में प्रदेश के सभी सरकारी बिल्डिंग्स को सोलर एनर्जी सिस्टम से लैस किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार बंजर भूमि में सामूहिक खेती को भी बढ़ावा देगी। इसके लिए बजट में 7 करोड़ का प्रावधान है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत मंदिरों में अवस्थापना विकास के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। गैरसैंण में अवस्थापना सुविधाओं के लिए विकास के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान। कैशलेस चिकित्सा उपचार देने के लिए सरकार द्वारा आयुष्मान भारत की तर्ज पर अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना लागू की गई है। योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 500 करोड़ रुपया का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, यह भी अवगत कराना है कि हमारी सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना को संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया है। 108 का आपातकालीन सेवा के अंतर्गत राज्य में 272 एम्बुलेंस का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश की कुल बजट यानी कि कुल खर्चा 89,230 करोड़ है। सरकार का अनुमान है कि साल भर में उसे कुल कमाई 88,597 करोड़ की होगी। प्रदेश के कुल बजट का 31% पैसा यानी कि करीब 26,636 करोड़ रुपया कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन आदि पर खर्च हो जाएगा। बजट का करीब 22% हिस्सा 19,136 करोड़ रुपया लोन चुकाने में जाएगा, जबकि करीब 6,636 करोड़ रुपया लोन के ब्याज के रूप में चुकता करना। बजट अनुमान के मुताबिक सरकार इस साल 27,920 करोड़ रुपया लोन के रूप में उठाएगी, जो पिछले लोन के बोरिंग के मुकाबले 5,000 करोड़ ज्यादा होगा। का जो 24-25 का है, जिसमें मैंने कहा कि जीएसटीपी जो 22-23 में वो 3,03,000 करोड़ का था, 23-24 में ये 3,46,000 करोड़ का था और 24-25 में अनुमानित कर रहे हैं 4 लाख करोड़ रुपए का, यानी कि हम उस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लगभग 4 लाख करोड़। कुल मिलाकर बजट को भविष्य पर फोकस किया गया है। इंफ्रा प्रोजेक्ट में पैसा दिया गया है ताकि आधारभूत संरचना बेहतर हो और राज्य का विकास हो सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बजट को अच्छा बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इसमें महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है।
बजट में मातृशक्ति के लिए, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हो, चाहे उनके स्वरोजगार के माध्यम से हो, पैदा होने वाली बालिका के लिए हो, या उसको शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए हो, संपूर्ण रूप से उनकी बजट की इसमें व्यवस्था दी गई है। और मुझे लगता है कि यह बजट मातृशक्ति के लिए और खासकर और साथ साथ मैं कहूंगी कि युवा शक्ति को बहुत समर्पित रूप से जो है यह बजट प्रस्तुत किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक किशोर उपाध्याय ने धामी सरकार के बजट को किसानों, महिलाओं, युवाओं का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इसमें राज्य आंदोलन की भावना का पूरा ध्यान रखा गया है, जिसको हम सतत समावेशी बजट कह सकते हैं। और इसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जो भावना है उसकी रक्षा की गई है, क्योंकि महिलाओं और युवाओं को, इसमें किसानों को जो है, और जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको प्राथमिकता दी गई। नेता विपक्ष यशपाल आर्य के मुताबिक ये बजट नौकराओं का बजट है, जिसमें आम जनता के लिए कुछ नहीं है। वहीं उपनेता विपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि बजट में नेशनल हाईवे, G20 और यूसीसी का जिक्र समझ से परे है, तो युवाओं के रोजगार के लिए भी कोई प्लानिंग नहीं है। दिशाहीन, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, आपदा के क्षेत्र में इस बजट में कहीं पर भी जिक्र नहीं है। एनएच ने जो पैसा दिया है उसको अलग अलग विस्तार से, ये रोड ऐसी, वो रोड ऐसी, वैसे भी जो एनएच की रोड है वो तो टोल दे रहे हैं लोग, वो तो बेची हुई रोड है। सरकार की क्या हो, तो जनता से पैसे वसूलने हैं उसमें। तो उनका व्याख्यान, इसमें G20 का व्याख्यान, अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब बजट में इन सब चीजों का क्या मतलब है। मानसखंड मंदिर माला मिशन पर अब तक पहले फेज में कितना पैसा खर्च हुआ है, इसकी जानकारी देने में सदन में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज उलझ गए। सवाल पूछा गया था कि क्या नानकमत्ता गुरुद्वारे को इस प्रोजेक्ट में लाया जाएगा। इसी पर दूसरा सवाल पूछते हुए कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने पर्यटन मंत्री को घेरा। प्रीतम सिंह ने सवाल पूछा कि अब तक मानसखंड मंदिरों के फर्स्ट फेज में कितना पैसा खर्च हुआ, लेकिन आखिर तक पर्यटन मंत्री इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। माननीय विधायक जी ने पूछा, नानकमत्ता साहिब में कब तक आप जो है कार्रवाई गतिमान करेंगे, क्या इस पर कोई कार्रवाई हुई है, कोई कार्य प्रगति पर है? जी माननीय अध्यक्षा जी, ये जो हमारा 10 मंदिरों का जो है इसमें डीपीआर गठित हो गई है। मैं पूरी संख्या के साथ बता रहा हूं, जिसमें मां बाराही मंदिर देवी धुरा चंपावत 12.48 करोड़, पाताल भुवनेश्वर चंपावत द्वारा 2.31 करोड़, बैजनाथ मंदिर बागेश्वर द्वारा 1.87 करोड़। मैंने आपको सुनते रहेंगे, आप तो ऐसे पढ़ रहे जैसे मैं मान्य अध्यक्ष ये पूछ रहा हूँ, व्यय कितना हुआ? मेरा स्पेशल ये तो एस्टिमेट होगा, व्यय कितना हुआ ये तो बता देना। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा स्पेशल सेकंड फेज जो है जून जुलाई में शुरू किया जाएगा। सेकंड फेज के बारे में फर्स्ट फेज में कितना व्यय हो गया है, फर्स्ट व्यय फेज में कितना खर्चा हुआ है? ये तो आपने एस्टिमेट बनाया, चलो आप व्यय कितना किया आपने अब तक? आपको पर्ची सही करके नहीं भेजते मंत्री जी, गलत बात है, सही नहीं पढ़ते। प्रथम किस्त के रूप में अब तो दे दिया आपने, अभी धनराशि स्वीकृत जो हुई है इसमें डीपीआर बनी है 169 करोड़ की। सेकंड फेज इंक्लूडिंग जो नानकमत्ता रीठा साहब जो है जून जुलाई में डीपीआर गठित हुई है। देखिए, मैं अब माननीय पर्यटन मंत्री जी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। डीपीआर बन गए ठीक है, लेकिन कुछ तो व्यय हुआ होगा ना। तो डीपीआर में व्यय हुआ ना, डीपीआर का जो व्यय है वो बताया। अरे भाई, डीपीआर गठित करने में व्यय हुआ। आपने डीपीआर, आपने कहा कि डीपीआर बनी है इतने करोड़ की। अगर माना किसी पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए 10 करोड़ की डीपीआर बनी, या तो माननीय मंत्री जी ये बताएं कि 16 जो मंदिर थे उस पर काम जो समाप्त हो गया, तो तब वो बताएं। और अगर कार्य गतिमान है तो अब तक कितना खर्च हुआ ये तो बताएं। डीपीआर केवल बनी है और कार्य शुरू हुआ है कि नहीं? में भी तो जो है डीपीआर फॉर्मेशन में भी तो स्टेट का खर्चा होता है, तो खर्चा तो होता है ना, वो तो बता देना जी। जी धनराशि स्वीकृत कर टेंडर प्रोसेस शुरू हुआ, शुरू हो गया, प्रोसेस शुरू। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आखिर जो प्रोसेस अब तक हुआ, टेंडर तक पहुंचा डीपीआर, उसमें कितना खर्चा हुआ मैं तो ये पूछ रहा हूं। ये इनको बता देंगे, दे देंगे।
लोकसभा चुनाव को लेकर देहरादून में आज बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। के लिए 55 दावेदारों के नाम सामने आए हैं और इन सभी नामों का पैनल बनाकर राज्य चुनाव समिति बुधवार को केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सर्वे के आधार पर आए सभी नाम पर चर्चा की गई है और अब 55 दावेदारों की लिस्ट केंद्र को भेजी जा रही है। इसके बाद जल्द ही केंद्रीय संसदीय बोर्ड की तरफ से टिकटों का ऐलान किया जाएगा। देहरादून में हुई बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रभारी दुष्यंत गौतम और महेंद्र भट्ट ने अलग से भी मीटिंग की है। आठ फरवरी को हुए बनफूलपुरा कांड के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक पर पुलिस कड़ा शिकंजा कस चुकी है। शनिवार को गिरफ्तार हुआ मलिक पुलिस कस्टडी में है और पुलिस उससे पूछताछ में जुटी हुई है। इस बीच पुलिस ने मलिक पर यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई कर दी है, जिसके तहत मलिक पर देश का माहौल बिगाड़ने और तोड़ने की साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। मलिक पर लगे यूएपीए एक्ट के बाद उसे 3 महीने तक जमानत मिलना संभव नहीं हो पाएगा। देखिए, जो एफआईआर ऑलरेडी हो रखी है उसमें यूएपीए हमने सम्मिलित कर रखा है और अभियुक्त जो अब्दुल मलिक है वो पुलिस कस्टडी रिमांड में है, उससे पूछताछ की जा रही है। जैसे भी साक्ष्य आएंगे और जिस तरीके के तथ्य आएंगे उसके हिसाब से और भी अगर कठोर प्रोविजनों में डालने हैं तो वो भी हम विवेचना में सम्मिलित करें। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने हल्द्वानी में बनफूलपुरा कांड के दौरान घायल हुई महिला पुलिस कर्मचारियों से मुलाकात की और पूरे के पूरे घटनाक्रम का आंखों देखा हाल जाना। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों ने अपने साथ हुई हिंसा का जिक्र राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के सामने किया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि इस पूरे प्रकरण में शामिल महिला उपद्रवियों को भी चिन्हित किया जाए। विकासनगर के कालसी राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत एक राजस्व उप निरीक्षक का रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सोमवार का है। बताया जा रहा है कि सवाई गांव के शख्स को राजस्व दफ्तर में कुछ काम था, जिस पर राजस्व उप निरीक्षक ने पैसों की मांग की और पीड़ित द्वारा 500 रुपए दिए जा रहे थे, लेकिन आरोपी द्वारा और पैसों की मांग की जा रही थी, जिसका वीडियो पीड़ित ने बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। साथ ही शिकायतकर्ता ने एसडीएम कालसी के व्हाट्सएप पर भी वीडियो भेजा। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा जिले में गुलदार का आतंक बढ़ता जा रहा है। यहां चरीधार के पास एक शख्स पर गुलदार के हमले में शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। दरअसल एक शख्स दिल्ली से गैरसैंण अपनी कार में आ रहा था, तभी चक्कीधार के पास वो शौच के लिए अपनी कार से बाहर निकला तो गुलदार ने हमला कर दिया, जिसके बाद कार में मौजूद दूसरे लोगों के शोर मचाने के बाद गुलदार मौके से भाग गया। वहीं घायल शख्स का इलाज के लिए रामनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लड़का जो है दिल्ली से आ रहा था, दिल्ली से छोटी गाड़ी में आ रहा था। छोटी गाड़ी में यूरिनल के लिए लोग वहाँ पे चरीधार में एक यूरिनल के लिए पेशाब के लिए गए वहाँ पे, और पेशाब जाने के टाइम में इतना थोड़ा जो लेडीज थे उसमें, तो ये थोड़ा आगे गया था पेशाब करने के लिए, तो वही इसी दौरान इनको अटैक कर दिया। रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में एक बाघिन का शव बरामद हुआ है, जिसकी उम्र 10 साल के लगभग है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बाघिन की मौत वृद्ध होने के चलते हुई है। हालांकि मौत के कारणों को जानने के लिए वन विभाग उसका पोस्टमार्टम करा रहा है। साथ ही इसके सैंपल सीसीएमबी हैदराबाद भी भेजे जाएंगे, जिससे मौत के सही कारण का पता चल सके। टाइग्रेस हमें रिंगोड़ा बीट के कोसी रेंज में मिला है। आज कोसी नदी के आसपास ही मिला है एक शव। ये टाइग्रेस है, लगभग 8 से 10 साल का लग रहा है, क्योंकि इसका जो टीथ पोजीशन सब देख के लग रहा है कि 8 से 10 साल ओल्ड फीमेल थी। कोटद्वार के रतनपुर सुखरौ इलाके में कुछ लोगों द्वारा सांड को बांधकर पीटने का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले सांड खेत में फसल खाने घुस गया, जिसके बाद खेत मालिक ने पहले सांड को लाठी डंडों से पीटा और फिर उसके बाद खेत के पास बांध दिया। मामले में गौ सेवा आयोग ने पीटने के मामले में पशु क्रूरता का मामला बताते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। इसने उसका जांच के लिए कार्य कर रही है। अभी उसका क्या परिणाम हुआ वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जल्दी उसको जिसने वो कृत्य किया है, जिस तरह से वो मैंने भी देखा है वीडियो, जिस तरह से मार रहा था लेटे हुए को, तो वो एक पशु क्रूरता में आता है।
टनकपुर के शारदा रेंज में एक वनकर्मी की गोली लगने से मौत से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि वन बीट अधिकारी हरिश्चंद्र जोशी का शव सुबह कलोनिया स्थित सरकारी आवास पर मिला। मृतक नैनीताल के चोरगलिया का रहने वाला था। हरीश जोशी की अप्रैल महीने में शादी भी होने वाली थी। वहीं उसकी मौत के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों ने मामले की जांच की मांग की है। वहीं वन विभाग की एसडीओ ने बताया कि मामले में पुलिस जांच कर रही है। जल्द ही मौत के कारणों का खुलासा हो जाएगा। कहना है कि उन्होंने स्वयं अपने आप को गोली मारी थी। नहीं, हम नहीं मानते हैं ना, हम इस चीज को हम नहीं मान रहे हैं। देखो ड्यूटी कर रहा था वो, कमाने वाला कोई, आप कमा रहे हो अभी ये करे, आप अपने को मार गोली में अपने को गोली मार दो क्या? अपने हाथ से तो मार नहीं सकता वो, और लेकिन मतलब यह है इन लोगों ने, जिसने भी इनके साथ मतलब यह इनके फर्स्ट विभाग के जो साथ में थे, उन लोगों ने मतलब इनके साथ मतलब अन्याय करा है। देहरादून पुलिस की स्टंटबाजों के खिलाफ लगातार मुहिम के बावजूद राजधानी में स्टंटबाज कर्तव्यबाजी से बाज नहीं आ रहे और राहगीरों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। देहरादून आरटीओ में 4444 नंबर की रजिस्टर्ड गाड़ी ट्रैफिक नियमों को न सिर्फ तोड़ते हुए दिख रही है, बल्कि ऑफ रोड 4444 नाम की इंस्टाग्राम आईडी से वीडियो भी पोस्ट किए जा रहे हैं। लगातार इस गाड़ी की तरफ से नियमों को तोड़ा जा रहा है और दूसरे लोगों की जान को भी जोखिम में डाला जा रहा है। हल्द्वानी में पुलिस ने एक ऐसे रोडवेज ड्राइवर को पकड़ा है जो अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर स्मैक तस्करी का काम करता था। पुलिस ने इसके पास से 20 लाख से ज्यादा की स्मैक बरामद की है। तीनों तस्करों को में 2 उत्तर प्रदेश और 1 उत्तराखंड का रहने वाला है। हमारी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 223 ग्राम स्मैक जो है उसकी बरामदगी की गई है और ये जो स्मैक है इसकी लगभग जो कीमत है वो 20 लाख रुपए के आसपास की है। इसमें जो 3 अभियुक्त हैं उनमें से 2 अभियुक्त यूपी के रहने वाले हैं, 1 अभियुक्त रुद्रपुर का रहने वाला है। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। रानीखेत में एक पिकअप गाड़ी से 120 पेटी अवैध शराब बरामद की गई, साथ ही एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। बागेश्वर के कोली गांव में एक बुजुर्ग महिला आग तापते समय झुलस गई। महिला के चिल्लाने पर लोगों ने आग पर काबू पाया। अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण को पूर्ण रूप से समाप्त करने को लेकर 6 सालों से आंदोलन जारी है। और रामनगर को कालागढ़ से जोड़ने वाली कंडी रोड को जनता के लिए खोले जाने की मांग फिर उठने लगी है। इसको लेकर प्रतिनिधिमंडल ने कॉर्पोरेट डायरेक्टर से मुलाकात की। विकासनगर और पश्चिमी माला को जोड़ने वाला पुल नहीं बनने से नाराज लोगों ने पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। राज्य में भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर कोटद्वार में पूर्व सैनिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने तहसील में धरना दिया। उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम मंगलवार से शुरू हो गए हैं। बागेश्वर में 6000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं। हरिद्वार में डीएम ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बागेश्वर में बदलता मौसम लोगों को बीमार कर रहा है। बड़ी संख्या में मरीज जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। प्रयाग में मंगलवार सुबह से ही कई हिस्सों में बूंदाबांदी हो रही है, जिससे जिले में एक बार फिर सर्दी पड़ने लगी है। कुछ और खबरें देखते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्रालय द्वारा काशीपुर धामपुर के बीच 58 किलोमीटर रेल लाइन के सर्वे को मंजूरी प्रदान करने पर खुशी जाहिर की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री से अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले सालों में इस रेल लाइन के निर्माण से कुमाऊं क्षेत्र के यात्रियों को सुविधा होगी, पर्यटकों को भी इससे अच्छी सुविधा होगी। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर से सटे इलाकों में इनर लाइन का मुद्दा फिर गरमा रहा है। बॉर्डर इलाकों में रहने वाली जनजातियां इनर लाइन को बढ़ाने की मांग करने लगी हैं। क्या है इनर लाइन का मुद्दा और क्यों लोगों को इसकी जरूरत है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर से धारचूला और मुंसियारी तहसील सटी हैं। ये दोनों तहसीलें भोटिया जनजाति की खास संस्कृति के लिए भी जानी जाती हैं। ऐसे में अब इन जनजातियों को बाहरी संस्कृति से बचाने के लिए इनर लाइन का सहारा लिया जा रहा है। असल में इनर लाइन वो पॉइंट है जहां से आगे जाने के लिए खास परमिशन की जरूरत महसूस होती है।
ऐसे में धारचूला तहसील में इनर लाइन को फिर से जौलजीबी लाने की मांग तेज हो रही है। और इनर लाइन के हटने से वहाँ जो बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ी है, तो उस इलाके में दोनों क्षेत्रों में जो जनजाति के लोग रहते हैं, जिनकी विशिष्ट सांस्कृतिक है, विशिष्ट धार्मिक व्यवस्था है और विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था भी है, तो वो उससे बहुत प्रभावित हो रही है। 1992 तक धारचूला तहसील की इनर लाइन जौलजीबी हुआ करती थी, यानी जौलजीबी से आगे जाने के लिए बाहरी लोगों को परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन बाद में इनर लाइन जौलजीबी के बदले शिलालेख तय की गई। इनर लाइन हटने से धारचूला में बाहरी लोगों की संख्या भी बढ़ी है। कुछ ऐसा ही मुनस्यारी में भी हुआ है, जहां इनर लाइन को गिरगांव से मेलम शिफ्ट किया गया। असल में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बॉर्डर इलाकों में इनर लाइन तय की जाती है। जो 6 लेख से ऊपर जाना चाहते हैं उनको इनर लाइन पासेस की जरूरत होती है। स्थानीय लोगों की डिमांड है जौलजीबी से स्टार्ट करने की। ऑल्दो हमारे पास यहाँ तक कोई इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं आया है। अगर कोई इस तरह से रिप्रेजेंटेशन आया है तो हम लोग इसको ऊपर उच्च स्तरीय भेजेंगे और हम वहाँ पर ही उस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। धारचूला में इनर लाइन के मुद्दे पर विभिन्न संगठन एकजुट भी हो रहे हैं। आलम यह है कि इनर लाइन जौलजीबी लाने के लिए 4 मार्च से आंदोलन का ऐलान भी हुआ है। वहीं दूसरा पहलू ये भी है कि आदि कैलाश और ओम पर्वत तक रोड कटने के बाद यहां सैलानियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में इनर लाइन बढ़ाने का फैसला पर्यटन कारोबार पर नेगेटिव असर भी डाल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। ताजा तस्वीरें मां गंगा की शीतकालीन प्रवास मुकबा से सामने आई हैं, जहां पर जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से पूरे इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, नीति घाटी, माड़ा घाटी समेत तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। फरवरी महीने में सीजन की यह तीसरी बर्फबारी हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने कल तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बर्फबारी होने से पर्यटक क्षेत्रों में सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि भारी बर्फबारी से सड़कें भी बाधित हो रही हैं। नैनीताल का मौसम भी मंगलवार को पल पल बदलता रहा। सुबह से ही सरोवर नगरी में हल्की बारिश रही तो ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का स्नोफॉल देखने को मिला है। मौसम में आए इस बदलाव के बाद नैनीताल में ठंड में इजाफा हुआ है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए महाबहस। नमस्कार।